हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस लास्ट में तुमसे मैं कुछ बात करूंगा। तो फिर पहले देख लो ये। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन ने सभी जानवरों को एक लेक्चर दिया था, जिसके कारण सभी जानवर उसके पालतू जानवर बनने के लिए उसके सामने आ गए थे। उसको सबमिट करने के लिए उन सभी ने अपनी खून की एक एक बूंद नितिन की तरफ भेज दी थी। लेकिन उससे नितिन का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था, क्योंकि उसकी तरफ जो खूनों की बूंदें आ रही थी वो 1,20,000 की थी। मतलब उससे एक स्विमिंग पूल भर सकता था। और नितिन उन सभी को अपना पालतू जानवर भी नहीं बनाना चाहता था, केवल वो तो उनको एक लेक्चर देने वहां पर आया था। तब जाके नितिन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इन सभी जानवरों को लेक्चर देके, क्योंकि अब तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। नितिन ने हेड उत्कर्ष से पूछा था, क्या मैं इनसे ये सबमिटेशन रिजेक्ट कर सकता हूँ? हेड उत्कर्ष ने जवाब दिया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इन सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बनाना होगा, वरना इनके अंदर आपके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। और क्या आप चाहते हैं कि ये सभी आपके दुश्मन बन जाएं? हेड उत्कर्ष ने नितिन की तरफ देखते हुए कहा। नितिन ने जोर से चिल्लाया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है इन सभी को लेक्चर देके। मैंने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मैं क्या करूं इनको, इनके कैसे पीछे छुड़ाऊं? नितिन ने सही में अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। इस बार उसको वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और अगर उनको कोई सेना चाहिए होती बीस्टों की, तो वो उन्हें बाद में भी मिल सकती थी। लेकिन उसे इस वक्त इतने सारी बीस्ट नहीं चाहिए थे। लेकिन ये सभी जानवर तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मेरे को मास्टर ही बनाने पे तुले हुए हैं ये तो। और वास्तव में अगर नितिन उन सभी जानवरों को ठुकरा देता, तो वह सभी जानवर अभी होंगवान सिटी के अंदर जाके सभी तरफ तहस नहस करना स्टार्ट कर देते। और दूसरी समस्या ये थी कि नितिन अगर उन सभी आत्माओं को अपने अंदर इकट्ठा भी कर लेता, जो उसकी आत्मा है वो भी उन सभी जानवरों की आत्माओं को नहीं सह पाती, और उसे कुछ दिनों तक तो चक्कर ही आते रहते। नितिन के चेहरे से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वह सब सोचते हुए उसने अपने आप को चारों तरफ से जानवरों से घेरा हुआ पाया। उसने कहा, मैं आप सभी को यहाँ पर केवल एक लेक्चर देने आया था। मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आप सभी को पालतू बनाऊं। कृपया करके मुझे बख्श दीजिए, मैं आप सभी को अपना पालतू जानवर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन फिर वो सभी नहीं मान रहे थे, तो नितिन ने भी उनकी बात मानते हुए उन सभी जानवरों से उनकी आत्माएं लेनी स्टार्ट कर दी और अपने शरीर के अंदर बेला करने लगा। उसे लगभग 12 घंटे लग गए उन सभी आत्माओं को इकट्ठा करने में और अपने अंदर लेने में। और उस काम को खत्म करते करते नितिन इतना ज्यादा थक गया था कि वह किसी भी पल बेहोश होकर वहीं पर ही गिरने वाला था। लेकिन नितिन भी जानता था कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आराम कर सके, क्योंकि उसको अब महल के अंदर जाके रिया को भी देखना था, क्योंकि उसको बहुत समय हो गया था उसको वहां पर बहुत संत ट्री के पास में छोड़े हुए। क्योंकि नितिन को चिंता थी कि अगर उसने रिया को वहां पर और थोड़ी देर छोड़ा तो उसकी वजह से बोधि संत वृक्ष को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जहर बॉडी बोधि संत वृक्ष के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती थी। और नितिन भी यहाँ तक उसकी इस कौशल इसको कम नहीं आंक सकता था। नितिन जल्दी से महल की तरफ मुड़ा और वहाँ से जल्दी से चला गया ताकि वह रिया की बॉडी को देख सके। वहाँ पे नितिन को क्लाउड मिस्ट रिज के ऊपर पूरे रात हो चुकी थी। और ऐसे ही दूसरी तरफ महल के अंदर महाराज अजय होंगवांग सिटी के अंदर हो रहे उस लड़ाई के बारे में सोचे जा रहे थे। उनको उस लड़ाई के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। वह उस पल में आराम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर पूरे होंगवान सिटी का भार था। और फिर कुछ देर बाद में उनके पास में उनका बटलर आता है और वह महाराज अजय से कहता है कि बाहर मास्टर नितिन आए हैं। और ये सुनते ही कि नितिन अभी महल में आया है, महाराज अजय जल्दी से नितिन की तरफ मुड़े और वहां से चले गए उसका स्वागत करने के लिए। नितिन जल्दी से आगे बढ़ा और उसने महाराज अजय से पूछा, क्या बोधि संत वृक्ष को कुछ हुआ है? क्योंकि नितिन को भी बोधि संत वृक्ष की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसीलिए उसने महाराज अजय से पूछ ही लिया। और नितिन के मुंह से ये बात सुनते ही महाराज अजय के तो तोते उड़ गए। महाराज अजय ने जल्दी से कहा, क्या आप क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी से चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। और वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर बोधि संत वृक्ष लगा हुआ था। जब नितिन वहाँ पर पहुंचा तो उसने जल्दी से बोधि संत वृक्ष की जांच करनी शुरू कर दी। तो उसने देखा कि बोधि संत वृक्ष के ऊपर जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। उस पल में उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पे रिया की बॉडी उस बोधि संत वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचा दे। जब महाराज अजय ने देखा कि नितिन अब कुछ जरूरी काम करने वाला है, तो उन्होंने नितिन से कहा, मास्टर नितिन, आप यहाँ पर काम करिए,
यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। उसने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए अपने कक्ष की तरफ वापस बढ़ गया। महाराज अजय ने जाने से पहले नितिन से कहा था कि अगर आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप मेरे आदमियों से कह दें ताकि वह आकर मुझे बता दे, मैं आपकी मदद कर सकूंगा। उनके जवाब में नितिन ने अपना सर हिला दिया। महाराज अजय के जाने के बाद में नितिन फिर से वही करने लग गया जो उसने पिछली बार किया था। वह पहले अपने आसपास के एरिया को देखने लग गया कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। फिर उसने रिया की तरफ बढ़ते हुए उसकी बॉडी को चेक किया और उसकी आत्मा को भी। नितिन ने देखा कि अब उसकी आत्मा पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी है। अब उसको पूरी तरह से जगाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। नितिन ने जल्दी से अपनी आत्मा को बाहर निकाला और फिर उसने अपनी आत्मा के यूज से उसकी आत्मा को वापस उसकी बॉडी में डालने की कोशिश करने लगा। किसी भी जहर बॉडी की आत्मा से निपटना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नितिन के पास पहले ही स्वर्ग की साफ एनर्जी थी, इसीलिए उसको वह सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर भी नितिन को रिया की बॉडी और उसकी आत्मा को एक साथ मिलाने में पूरे 2 घंटे लग गए। फिर वह सब होने के बाद में नितिन ने रिया के गाल पर थपथपाया और उससे कहा, चलो उठो, अब बहुत सो लिया, अब तुम्हारे उठने का वक्त हो गया है, चलो उठो रिया, अब उठो। फिर वहाँ पर अचानक से एक कर्कश की आवाज सुनाई थी और धीरे से रिया ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। ये कहा जा सकता था कि रिया और रोमा के बीच में सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। वह दोनों एक जैसी ही दिखती थी, लेकिन उनकी सुंदरता भी किसी को भी मोह लेने के लिए बहुत अधिक थी। लेकिन जिस चीज ने नितिन का ध्यान खींचा वह उसका शरीर नहीं, वह उसकी आंखें थी। शायद इसलिए क्योंकि रिया ने कभी भी इस दुनिया की बुराइयां नहीं देखी थी और उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल एक शिशु की तरह। जब वह पैदा होता है तो उसकी आंखें भी ऐसे ही चमकती है, जैसे कि किसी बच्चे की आंखें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता है, उसी प्रकार रिया की आंखें भी थी। अगर कोई रिया की आंखों में देख ले तो वह वहीं पर ही मोहित हो जाए। आप कौन है? जैसे ही वाणी ने अपने सामने नितिन को देखा तो वह कंफ्यूज हो गई कि वह अभी कहाँ है और उसके सामने कौन खड़ा है। वाणी तो वैसे बहुत समय से सोई हुई थी, लेकिन उसको ऐसा ही लग रहा था कि वह एक रात पहले ही सोई हुई थी। और जब उसने देखा कि उसके सामने वह आदमी खड़ा है जिसने उसकी जान बचाई है, रिया के उन शब्दों को सुनने के बाद में नितिन ने बिल्कुल ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं नितिन हूँ, मैं एक मास्टर टीचर हूँ। मैंने आपकी सभी पीड़ाएं और सभी कमजोरियां, सभी बीमारियां, सब कुछ मैंने आपकी से दूर कर दिया है। इसलिए अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप अब किसी भी तरह का कष्ट भोगो और अब आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हो। नितिन ने सिर हिलाते हुए रिया से कहा, क्या आपने मेरी बीमारी को सही कर दिया है? क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? जब रिया ने सुना कि सामने वाले ने उसकी सभी बीमारी को ठीक कर दिया है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पिता ने भी पहले उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे मास्टर टीचर्स, डॉक्टर्स, एल्केमिस्ट सबका यूज़ किया था, उनसे मदद मांगी थी ताकि वह रिया को सही कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। और रिया ने तो पहले ही हार मान ली थी कि कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। और जब पिछली बार वह बेहोश हुई थी तो उसने तो सोच लिया था कि वह इस बार अपनी आंखें नहीं खोल पाएगी, लेकिन जब इसने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि वह उसी दुनिया के अंदर है जिस दुनिया में वह पहले थी। और उसके सामने खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा कि उसके सभी बीमारियां दूर हो गई है, उसके सभी कष्ट खत्म हो गए हैं। तो उसे तो उसके ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा था। रिया की इस तरह की हालत को देखते हुए नितिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम खड़े होने की कोशिश करो, जल्दी से खड़े हो जाओ। रिया पूरी तरह से उलझन में थी कि वह अब क्या करे। फिर उसने खड़े होने के लिए अपनी हथेली को जमीन पे रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली को जमीन पे रखा तो उसने पाया कि वह उस एक धक्के से 7 मीटर ऊपर तक उछल गई थी और वह उसके ऊपर की टहनी से टकरा गई। वानी चीख पड़ी जब उसने देखा कि वह हवा में उड़ रही है। उसको उस पेड़ के टकराने से दर्द भी हो रहा था। जब वह वापस नीचे की तरफ आ रही थी तो उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह तो केवल जल्दी से नीचे जमीन पर गिरकर प्रत्यक्ष देख रही थी कि उसको दर्द होता है कि नहीं, लेकिन उसके साथ तो कुछ और ही हुआ। उसने अचानक से अपनी बाहें फैला ली, जिसके कारण वह हवा के अंदर फ्लोट करने लगी और वह धीरे से जमीन पे आकर खड़ी हो गई। रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। जब उसने देखा कि उसके शरीर में बहुत ही अलग चेंजेस आए हैं।
रिया ने कभी भी अपनी इस बीमारी के साथ में कभी भी कल्टीवेशन नहीं की, जिसके कारण उसके अंदर कोई भी शक्तियां नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह केवल हल्के से धक्के से इतना ऊपर हवा में उड़ गई थी तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी इस तरह की हालत को देखते हुए नितिन ने कहा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने इन इतने सालों में जितनी भी जड़ी बूटियां खाई है, तुमने जितने भी अलग अलग उपाय किए हैं, वह सभी तुम्हारे शरीर के अंदर थे और वह तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से एनर्जी दे रहे थे। भले ही उन सभी जड़ी बूटियों ने तुम्हें ठीक नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर दी थी क्योंकि तुमने उनको खाया था। उन पिल्स के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां थी वह तुम्हारे शरीर के अंदर जाके तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाती रही। लेकिन वह सभी चीजें आपके लिए खतरनाक थी। वह तो अच्छी बात थी कि मैं आपके पास आ गया और मैंने आपको ठीक करने के लिए अपनी जी जान कोशिश की और अब आप ठीक हो गई हैं। फिलहाल आपके अंदर लेवल 9 की कल्टीवेशन है। और कुछ समय पहले ही नितिन ने रिया को एक लेवल 8 की इंटरमिटेंट पिल भी खिलाई थी, जिसके कारण वह पिल भी उसके शरीर के अंदर जाके उसके शरीर को ताकतवर बनाने में उसकी मदद कर रही है। और इसीलिए आपने जबकि कोई कल्टीवेशन नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपको अब लेवल 9 की कल्टीवेशन प्राप्त हो गई है उन सभी जड़ी बूटियों लेने के बाद में। वानी नितिन की वह सब बातें सुनकर चकित थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि लेवल 9 की कल्टीवेशन का यूज कैसे करते हैं और उसके अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। फिर रिया ने कुछ देर की बातें करते हुए नितिन से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? क्या आपने उन्हें मेरे ठीक होने के बारे में नहीं बताया? रिया ने देखा था कि उसके पिता उसको ठीक करने के लिए किस हद तक चले गए थे, अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वह बस उसके अंदर वापस से जान लाना चाहते थे। इसीलिए रिया भी पहले अपने पिता के साथ में अपनी खुशी को बांटना चाहती थी। वह बताना चाहती थी, पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके पिता को पता चलता कि वह ठीक हो गई है और वह अब कल्टीवेशन भी कर सकती है तो उसके पिता खुशी से उछल पड़ते। रिया अपने मन ही मन में यह सोचकर खुश हो रही थी कि जब उसके पिता को यह सब पता चलेगा तो वह कितना खुश होंगे। इसी के अंदर रिया ने अपनी आंखें भी सिकोड़ ली थी। वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी अपने पिता से मिलने के लिए। कई वर्षों तक वह एक साथ रहे थे। उसके पिता ने उसकी बहुत मदद करी थी। वह उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। रिया अपने पिता को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। क्या तुम्हारे पिता? नितिन ने जब देखा कि रिया इतनी ज़्यादा खुश है अपने पिता के बारे में सोचते हुए, तो नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया को किस तरह से जवाब दे कि उसके पिता अभी नहीं रहे हैं। नितिन के चेहरे पर इस तरह के अलग हाव भाव को देखते हुए रिया ने नितिन से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ पर है? रिया को अब बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब वह अपने पिता के बारे में फिक्र करना शुरू कर दी थी। अब उसका दिल उसके पिता को देखे बिना नहीं रहने वाला था। उसने जल्दी से नितिन से पूछा, आप जल्दी से मुझे बताइए मेरे पिताजी कहाँ पर है? रिया की वह सब बातें सुनने के बाद में नितिन ने बड़े ही दुख से कहा, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वह हमें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ये जितनी ज्यादा दुख की बात थी, ये उतना ही जरूरी था कि नितिन उसको सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि वह ज्यादा समय तक उससे ये बात छुपा कर भी नहीं रख सकता था। इसीलिए नितिन ने अपने सिर हिलाते हुए रिया से कह ही दिया। और रिया को भी अब इस बात का सामना तो करना ही होगा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? क्या वो चले गए हैं? आप झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ बोल रहे हो ना? रिया के चेहरे पर अब खामोशी आ गई थी। अब वह अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसका शरीर कमजोर रूप से हिलने लगा था। उसके दिमाग में वह सभी बातें चलने लगी कि किस तरह उसके पिता उसको सोते समय कहानियां सुनाया करते थे, और जब भी उसको कोई दवाई की जरूरत होती थी तो उसके पिता बेझिझक उसके लिए वह दवाई लेके आते थे। वह उसको दिखाने के लिए अलग अलग शहरों में भी जाते थे। वह ये नहीं भूल सकती थी
और उसके पिता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं, उनके पास कोई चीज है कि नहीं, लेकिन वह रिया की देखभाल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वह रिया को खुश करने के लिए कुछ भी कर देता था। रिया ने तो ये सोचा था कि जब वह अपनी आंखें फिर से खोलेगी तो उसके पिता उसके सामने खड़े होंगे और उससे कह रहे होंगे, रिया तुम्हें जीना होगा, चाहे कीमत कोई भी हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, अच्छे बनो और अपनी दवाइयाँ लो, ये तुम्हें ठीक होने में तुम्हारी मदद करेगी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, मैं तुम्हें दुनिया में सब कुछ देने को तैयार हूँ जिसमें कि मेरा जीवन भी शामिल है। वे सभी शब्द अभी भी रिया के कानों में साफ तौर से गूंज रहे थे। वह उन सभी पलों को याद कर रही थी जो पल उसने अपने पिता के साथ बिताए थे। जब किसी डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारी बेटी नहीं बच सकती तो उसके पिता ने पूरी कोशिश की कि वह उसकी बेटी के लिए कुछ अलग उपाय पाए, चाहे उसे कोई भी डेंजरस, कोई भी खतरनाक जगह पर जाना पड़ जाए, लेकिन वह उसके लिए वह जड़ी बूटी जरूर लाते थे। वह उसको अपने साथ भी लेकर जाते थे। वह अपनी जान पर खेलकर उसकी जान भी बचाया करते थे। लेकिन जब वह अब ठीक हो गई थी तो उसके सामने अब वह व्यक्ति नहीं था जिसको वह सबसे पहले देखना चाहती थी। अब वानी की आंखें भी भर आई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। उसने जोर से चिल्लाया, पिताजी। उसकी आंखों में इतने ज्यादा आंसू आ गए थे, अब उसको सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी सिसकती आवाज। वह थोड़ी समय बाद में नितिन की तरफ मुड़ी और उसने नितिन से पूछा, मेरे पिताजी को किसने मारा? वह कैसे मरे? वह कैसे मेरे को छोड़कर चले गए? मुझे आप सब कुछ बताइए कि किसने मेरे पिताजी के साथ में ऐसा किया है। रिया ने रोते हुए स्वर से नितिन से पूछा। नितिन ने भी उससे बिना कुछ छुपाए उसने रिया से कहा, तुम्हारे पिता की मौत का कारण कबीर है। उसी ने उनको मारने का प्लान बनाया था। वह तुम्हारे लिए 10 पत्ते वाले फूल को लेने के लिए उस क्लाउड मिस्ट्रीज के अंदर चला गया था क्योंकि कबीर ने उससे कहा था कि उसको वहां से वह चाय पत्ती चाहिए। लेकिन उसको लाते समय उसके ऊपर एक गोरिल्ला ने अटैक कर दिया था जिसके कारण नैतिक की वहीं पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन वह मरने से पहले मुझसे एक वादा लेकर गया था कि तुम मेरी बेटी को ठीक करोगे और मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यह सुनकर कि उसके पिता ने उसको बचाने के लिए क्लाउड मिस्ट्रीज पर चले गए थे और उनको भारी चोटें लगने के बाद में भी, इतना ज्यादा कष्ट सहने के बाद में भी वह मेरे को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। वह सभी बातें सुनकर रिया ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और उसने धीरे से कहा, पिताजी, एक पिता का प्यार पहाड़ से ही बड़ा होता है और कोई भी मूल्य, कोई भी भाव उनके भावनाओं को चुका नहीं सकता जो उनके पिता उनके लिए करते थे। और रिया अपने पिता को ये सभी प्यार लौटाने के लिए वह अपने पूरे जीवन को भी समर्पित कर सकती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और वह अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने नितिन से विनती की, नितिन, आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, आप मुझको स्वीकार करें, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। इसलिए अब वह ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। वह अब खुशी से जीना चाहती थी। वह अपनी सभी कल्टीवेशन को करना चाहती थी ताकि उससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिले। नितिन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम आज से मेरी स्टूडेंट हो। जब नितिन ने नैतिक से उसकी बेटी को बचाने का वादा लिया था तभी नितिन ने निर्णय ले लिया था कि वह रिया को अपना स्टूडेंट जरूर बनाएगा। फिर नितिन की स्टूडेंट रिया ने जमीन पर बैठते हुए नितिन को सम्मान दिया। पावती समारोह पूरा करने के लिए वानी ने अपना सिर झुकाते हुए नितिन को प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए उनके सामने अपना सिर झुकाया। ये जानते हुए कि ये एक परंपरा है, नितिन ने भी वानी के सम्मान को स्वीकार कर लिया। नितिन के स्वीकार करने के जस्ट बाद वानी खड़ी हुई और उसने अपने दांत पीसते हुए पूछा, टीचर, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे पिता के मौत के पीछे का अपराधी कबीर कहाँ है?
क्योंकि कबीर उसके पिता का हत्यारा था, इसीलिए उसने उससे बदला लेने के लिए सोचा। भले ही कबीर मास्टर टीचर एकेडमी के एक प्रमुख थे और एक एल्केमिस्ट भी थे, लेकिन रिया की भावनाओं को समझते हुए नितिन ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम अपने पिता के मौत का बदला जरूर लोगी, इसीलिए मैंने उसे अपने घर के अंदर कैद कर रखा हुआ है। मेरे पीछे आओ। इन शब्दों को कहने के बाद में नितिन ने बाहर खड़े हुए एक गार्ड को कहा कि वह उसके लिए महाराज को अपना संदेश दे दे कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। जिसके बाद नितिन ने अपना हीलियो बीस्ट बुलाया और हीलियो बीस्ट पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अपने घर पहुंचने के बाद में नितिन ने जल्दी से नीचे उतरते हुए मोहन से कहा, तुम जाओ जल्दी से कबीर को यहाँ पर लेके आओ। उसने अपनी कल्टीवेशन को सील कर दिया था और वह ट्रेनिंग भी नहीं किया करता था और अब आधे महीने के अंदर उसकी बॉडी सूख चुकी थी। जो वह पहले मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर हट्टा कट्टा था और अब वही यहाँ पर उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। उसकी खाल बिल्कुल पतली हो चुकी थी, बिल्कुल एक बुजुर्ग आदमी की तरह। थोड़ी देर बाद में मोहन कबीर के साथ में उस हॉल के अंदर आ गया। नितिन ने कहा, यह है तुम्हारे पिता की मौत के पीछे का कारण, इसी की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हुई है। ये जानते हुए कि रिया के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए नितिन ने रिया से कहा, अब इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, अब तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकती हो। नितिन अपना हाथ हिलाते हुए उस हॉल से बाहर निकल गया, क्योंकि वह अब रिया के ऊपर वह सभी चीजें छोड़ देना चाहता था कि वह क्या करना चाहती थी। अगर वह अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहती थी तो उसे वह करना चाहिए। और नितिन कभी भी कमजोर दिल वाले और कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति को अपना स्टूडेंट कभी भी स्वीकार नहीं करता। हेलो गाइस, तो एक और सस्पेंस के साथ में ये वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस, मैंने बोला था कि लास्ट में हम लोग कुछ बातें करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 2 दिन वीडियो किस लिए नहीं आई। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था मेरे को रात को 12 बज गए थे, 2 बजे मैं सोया था, क्योंकि अपने ऊपर फिर से एक और क्लेम आ गया था। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि भाई उनके ऊपर क्या चुल मची हुई है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, उनको बाद में देखते हैं बाद में। और यही बात इसकी, मैं जब सुबह रिकॉर्ड करने जा रहा था अचानक से मेरे पास कॉल आता है कि भाई टूर्नामेंट में जाना है, इसीलिए मैं टूर्नामेंट में चला गया था। और फिर गाइस, आप लोग मैसेज में मैसेज कर रहे हो कि यार भाई तुझे एटीट्यूड आ गया। भाई मेरे को आएगा यार, तुम बताओ किस चीज़ का एटीट्यूड आने वाला मेरे अंदर, भाई तुम बता दो। भाई 2 क्लेम आ चुके हैं, मेरे को किस चीज़ का घमंड होगा, तुम बता सकते हो यार। गाइस, मैं तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी तुम लोग टेलीग्राम पे आके ऐसी बातें कर रहे हो। तुम यहाँ पर मेरे को चैट्स में भेज रहे हो कुछ भी। यार मैंने भाई टेलीग्राम पे तुम्हें नोटिस दे दिया था, बता दिया था कि भाई मैं बाहर टूर्नामेंट खेलने आया हूँ। मेरे पास भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अभी तक भी मैंने स्टडी खत्म नहीं करी है, तो मेरे को भी आगे का काम रहता है। आप लोग भाई ये वो भाई तुम क्या चाहते हो भाई। सच्ची में तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, 7 घंटे देता हूँ भाई, 4 वीडियो बनाने के लिए 7 घंटे लगते हैं मेरे को कम से कम, फिर भी तुम ऐसा कमेंट्स कर रहे हो भाई। मतलब छोड़ो गाइस, तुमसे क्या बोलना। अब आप लोग वीडियो देखो, मेरा वैसे मूड खराब हो चुका है। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।